कैसे है बच्चा लोग। इस लेक्चर में बेसिकली हमारा जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का चैप्टर था वो आगे रन नहीं होगा, क्योंकि 25 डेट को आप सभी की साइंस की एग्जाम आ रही है। ओके, इसीलिए हमने क्या प्लान किया है कि जितने भी चैप्टर्स रन हो चुके हैं अब तक, वो सारे के सारे आपको क्विकली एक बार सब कुछ रिवाइज करा दे। ओके हाँ, इसीलिए बिना कुछ ज्यादा इंट्रोडक्टरी करते हुए या ये जो रिवीजन के लेक्चर है उसमें हम बिना फैक्ट के, कोई भी फैक्ट साइंस का नहीं लेंगे अभी। ओके, क्योंकि आगे जो भी लेक्चर्स नए चैप्टर्स के आएंगे उसमें आपको ढेरों सारे फैक्ट मिलेंगे, बहुत सारे, बट ये कुछ टाइम मैनेजमेंट भी हमें करना है और एक ही लेक्चर में पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है। ओके, इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को कंज्यूम किए। क्या आ रहा है हमारे पास, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारा चैप्टर है। कैसे डिफाइन करेंगे कोई भी एनर्जी के सोर्स को? सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट व्हिच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग enough useful energy at a steady rate over a long time period। ओके, ये एक डेफिनेशन हो गई कि कोई भी अगर सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसे एनर्जी का सोर्स कंसीडर करें। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? तो भाजी हमें यहाँ पे कहा कि इनफ, बहुत ज्यादा एनर्जी वो डिलीवर करता होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन या महीना या 1 साल के लिए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सन की बात करें तो वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हम अर्थ को या पूरी की पूरी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है वो उन सभी को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ये सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ यू डिफाइन गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी? ये ऑलरेडी आपकी एक्टिविटी में भी क्वेश्चन है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए उसमें भी क्वेश्चन है। ओके, लेट्स स्टडी द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज सेफ एंड कन्वीनियंट। ओके, एक तो वो सेफ होता है, उसमें ब्लास्ट होने की या कुछ डिस्ट्रॉय हो जाने की ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं होती या बहुत ही कम होती है। ओके, यहाँ पे हमें कहा है कि फॉर एग्जाम्पल एनर्जी न्यूक्लियर कैन बी used only by highly trained engineers with the help of nuclear power plants. It cannot be used for household purpose. इसका सिंपल मीनिंग क्या निकलता है कि ये जो सोर्स है वो सेफ एंड कन्वीनियंट नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, क्योंकि उसको हैंडल करने के लिए कैसे लोग चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, जो कि न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। ओके, फिर भी ब्लास्ट होने का चांस तो रहता ही है कहीं ना कहीं। ओके, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो आप सोर्स जो चूज कर रहे हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की अगर हम बात करते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी है, एक जगह पे टैंकर में डाल के दूसरी जगह पे आप ले जा सकते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर्स। आप पेट्रोल पंप पे भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े टैंकर में वो पेट्रोल, गैस, वो सब कुछ आता है। इजी टू स्टोर, यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फॉर एग्जांपल ह्यूज स्टोरेज टैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टोर पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि जो गुड सोर्स है एनर्जी का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक में आप बेसिकली किसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? ये जो 3 पैरामीटर हमने डिस्कस किए हैं वो तो हमें करने ही है, बट उसके बाद भी यहाँ पे कुछ दिए हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू का क्या मीनिंग निकलता है वो मैंने आपको बताया था। कोई भी 2 फ्यूल 1 ग्राम जितनी क्वांटिटी में कोई भी 2 फ्यूल आप अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल डीजल ले लिया। ओके, एंड देन आफ्टर दूसरा है जो वुड ले लिया। दोनों का कितना अमाउंट लिया है? 1 ग्राम अमाउंट लिया है। जिसमें से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, फॉर एग्जांपल डीजल में से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो E1 एंड डीजल एंड वुड में से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो E2 है। एंड इफ हियर E1 ग्रेटर देन E2 देन क्या कह सकते हैं हम? बाजी डीजल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो वुड से ज्यादा है। ओके, आपका जो फ्यूल है वो वुड है, इसका पैरामीटर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई एक तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। इट मींस
स्मॉल अमाउंट उसका अगर आप ले तो एनर्जी का आउटपुट है वो बहुत ही ज्यादा मिलना चाहिए। लेस स्मोक, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना स्मोक प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा। लेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि जो भी आप फ्यूल ले रहे हैं उसका कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, तभी एवरेज ज्यादा मिलेगी। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कोई भी नया व्हीकल लेने के लिए जाते कि पाजी एवरेज कितनी देगा ये। ओके, हाँ, अगर आप ऑडी फरारी लेने गए तब आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि जो ऐसा क्वेश्चन करते हैं वो लोग वो कार नहीं लेते हैं। ओके, हाँ, इजी अवेलेबिलिटी। अब आप पाजी न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एक तो इंडिया में न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स मिलते हैं उनकी एबंडेंसी बहुत कम है। सो आप ऐसे सोर्स को गुड सोर्स नहीं कह सकते जो अवेलेबल ना हो इजी। इसकी वजह पे आप वुड ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है। आप कहीं पे भी देख सकते हैं कि कुछ अगर आपको पानी गर्म करने के लिए थोड़ी लकड़ियां की जरूरत पड़ी तो झाड़ पे से उसको कट करके ले ली। ओके, यस। देन आफ्टर आता है इनएक्सपेंसिव। भाजी पैसे कितने लगते हैं, आप पेट्रोल डीजल के भाव देखते हैं, फिर उसमें फिल करते हैं नहीं करते हैं। ओके, हाँ, सो ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि इनएक्सपेंसिव। ओके, बेसिकली पहले के टाइम पे क्या था कि लोग डीजल कार लेते थे पेट्रोल कार की जगह पे, क्योंकि जब भी उसमें फ्यूल डालने की बात आती है तो पेट्रोल के जो दाम होते हैं वो डीजल के मुताबिक ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो एक्सपेंसिव हो जाता है। ओके, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस कर लिया। ओके, उसके बाद आता है सोर्सेज, एनर्जी के सोर्सेज है उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सो आप सभी को पता है कि एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं वो बेसिकली दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सिंपल फंडा है, रिन्यूएबल सोर्स किसे कहेंगे और नॉन रिन्यूएबल सोर्स किसे कहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, आइए। फॉर एग्जांपल हम अगर सन की बात करें तो कभी आपने सोचा कि जो सन है उसकी एनर्जी सप्लाई किस टाइप की है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। उसको अगर हमें डिफाइन करना है तो डेफिनेशन आपके सामने है, डेफिनेशन को रिवाइज कर देते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज व्हिच आर इनएग्जिस्टेबल। अब पाजी इनएग्जिस्टेबल किसे कहते हैं, सो आगे बढ़िए। व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड एज वी यूज देम एंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन। ओके, सिंपल थिंग है यार। फॉसिल फ्यूल की अगर आप बात कर रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल ऐसा नहीं है कि हमें मिलते ही रहना है, कहीं ना कहीं एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब वो अर्थ के क्रस्ट में फिनिश हो जाएगा। बट अगर आप विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है, हमें टेंशन नहीं है कि अगर यार विंड फ्लो होना बंद हो गई तो क्या होगा, अगर सन ने हीट देना बंद कर दिया तो क्या होगा। ऐसा नहीं है, वो दोनों कंटिन्यूअसली सप्लाई दे रहे हैं। ओके, सो उसकी जो एनर्जी है, विंड एनर्जी की अगर आप बात करें तो उसका जो यूज है वो हम अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। एक बार क्या है, आपको विंड मिल खड़ी कर देनी है, जितनी बार हवा आएगी उतनी बार इलेक्ट्रिसिटी उसके ओरिएंटेड प्रोड्यूस होगी। सो ऐसे सभी सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, then after these are available in unlimited amount in nature and developed within a relatively short period of time. ओके, यहाँ पे आपको सभी एग्जांपल दे दिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन एनर्जी, बायोमास। ओके, सोलर एनर्जी भी अनलिमिटेड है, विंड एनर्जी भी अनलिमिटेड है, वाटर एनर्जी जब तक अर्थ का टेम्परेचर एक्सट्रीम नहीं हो जाता, ओके, तब तक जो हमारा सी है, समंदर है, उन सभी में से वाटर इवेपराइज नहीं हो जाएगा, रहेगा। ओके, जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ के क्रस्ट में से जो हीट निकल रही है उसको कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में या कोई और एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थ के अंदर मैग्मा तो है ही, ओके, वो कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो 1 साल 2 साल या 100 साल या 200 साल में खत्म हो जाएगा। ओके, हाँ, सो ये सभी जो है वो किस टाइप के एग्जांपल है, ये सभी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जांपल है। याद रखना है आपको, कोई भी इसमें 1 मार्क में आ सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो आपका आंसर इन में से कोई एक होगा। ओके, सो याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। दिस सोर्सेज विल लास्ट as long as
earth receives light from the sun. Then after, these sources are freely available in nature, and then after, source do not cause pollution. तो भाई इसके जो एडवांटेज है वो इस टाइप के है कि फ्रीली अवेलेबल। अगर आप सनलाइट की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें या हाइड्रोथर्मल एनर्जी की बात करें, सो इनके लिए हमें कोई बिल पे नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जो सन है वो हमें हर महीने बिल भेज देता है कि भाई आपने इतनी सनलाइट यूज की है, आपका इतना बिल होता है। ओके, हाँ। और दूसरी बात क्या है कि इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोलर सेल की बात करें, सोलर सेल में क्या होता है, जो सनलाइट है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, बट उसमें क्या कुछ आपको पॉल्यूशन दिखाई देता है क्या? कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है क्या? ग्लोबल वार्मिंग होती है? नहीं होती है बाजी। अगर आप विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं तो विंड मिल हमने खड़ी ही ऐसी जगह की है कि जो बंजर जमीन थी, जिसका कोई भी यूज नहीं था, जहां पे कुछ फसल भी नहीं मिल रही थी। ओके, सो इस टाइप की जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसमें बेसिकली पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। सो ये सारे उसके बेनिफिट थे। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से कंप्लीटली यहाँ पे ऑपोजिट थिंग हो जाएगा। ओके, जो एक बार खत्म हो जाने का डर है, जो दूसरी बार नहीं बन सकते हैं, ऐसे सभी सोर्सेज को क्या कहेंगे हम? नॉन रिन्यूएबल। ओके, जो बार बार हम यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज व्हिच आर एग्जिस्टेबल एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे हैव बीन यूज्ड। एक बार अगर हमने यूज कर लिया तो दूसरी बार हमें वो यूज करने नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। ओके, दिस सोर्सेज हैव बीन एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ मिलियंस ईयर। ये नेचर में तब जाके स्टोर होते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद। Okay, so example of non-renewable energy: coal, oil, natural gas, all type of fossil fuel। आप सभी को पता है कि जो हम पेट्रोल, गैस यूज कर रहे हैं, सीएनजी, एलपीजी, वो सभी आफ्टर ऑल किसकी प्रोडक्ट है? जो डायनासोर्स थे अर्थ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले सर्वाइव करते थे, वो सभी कोई ना कोई वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, जमीन में दब गए। फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर, बारिश, उसका पानी सब कुछ जमीन में दफन हो गया, थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए जमीन में रहा, और डिकेइंग की प्रोसेस के थ्रू इतना बड़ा फॉसिल फ्यूल का जो स्टोरेज है वो हमें मिल रहा है आज। बट द रेड अलर्ट इज दैट ज्यादा टाइम तक ये नहीं रहेगा। ओके, अगर हम इसी रेट से इसे यूज करते रहे। ओके, हाँ। सो इन सभी के डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो भाई क्या है, वो एयर पॉल्यूशन करता है एनवायरनमेंट में। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्कवर एंड एक्सप्लोर न्यू डिपॉजिट्स ऑफ दिस सोर्सेज। अब पाजी ये जो सोर्सेज है वो हमारी डे टू डे लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि अब हम इसको ऑप्शनल तरीके से नहीं यूज करते। इट मींस ऐसा नहीं है कि अगर मेरे बाइक में पेट्रोल ही डलता है तो पेट्रोल की जगह पे कोई दूसरा लिक्विड में अगर डालूंगा तब भी वो चलेगा। ओके, पेट्रोल इन द सेंस फॉसिल फ्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, हमारे जो ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स है वो सभी आज फॉसिल फ्यूल पे चल रहे हैं। बात अलग है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी डिस्कवरी हो रही है, वो भी आ रहे हैं मार्केट में। ओके, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो डिस्प्लेस कर देंगे फॉसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स को। बट करंट पोजीशन की अगर हम बात करें तो ओके, हाँ, due to their extensive use, the source are fast depleting। आ गया ना, क्योंकि आज हम स्पेसशिप से लेके छोटी से छोटी स्कूटर तक फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं। सो इस रेट से अगर हम इसे यूज करेंगे तो एक तो दिन आएगा जब वो खत्म हो जाएगा। ओके, आइए तो इनका इतना इंपॉर्टेंस है तो इसे, ये फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं या ये बनते कैसे वो हम यूज करते हैं या समझते हैं आज। ओके, फॉसिल फ्यूल are the remains of prehistoric plants and animals which got buried deep inside the early millions of years ago due to some natural processes. These fossil fuels are non-renewable source of energy and cause environmental problems due to pollution. पुराने जमाने में या थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले, पुराने जमाने में नहीं कहूंगा क्योंकि
अगर आज के टाइम पे अर्थ पे कोई बड़ा सा एस्टेरॉइड्स की बारिश हो जाए तो क्या होगा, ह्यूमन बीइंग सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हम सभी जमीन में दफन हो जाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर बाद हमारा ही फॉसिल फ्यूल बना हुआ हमें मिलेगा। ओके, अगर हम सर्वाइव करते होंगे तो। हाँ, सो फॉसिल फ्यूल बाजी बनता कैसे? प्री हिस्टोरिक प्लांट्स, एनिमल्स जमीन में दब जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर जाएंगे, डिकेइंग की प्रोसेस होगी, तब जाके नेचुरल प्रोसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉसिल फ्यूल हमें मिलेगा, जो कि नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि एक बार खत्म हो गया तो दूसरी बार हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं पाजी, याद रखना। ओके, हाँ, अब बात करते हैं इसका इतना इंपॉर्टेंस है तो ये कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, हाँ, सो फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या कह सकते हैं? During its formation, an entire organism or in parts often get buried in sand and mud. जमीन में दब जाएंगे या बारिश के थ्रू आउट जमीन में दब जाएंगे। ओके, this then decay and disintegrate, leaving no signs of their existence. आज आप देख रहे हैं क्या, हमें कुछ जगहों को बाद करके, एक्सेप्शन में रख के कहीं पे हमें देखने को मिलता है कि हाँ डायनासोर थे, ये इसका प्रूफ है। वो भी हमें तब मिलता है जब हम जमीन में बहुत ज्यादा अंदर तक माइनिंग करते हैं, तब जाके कुछ हड्डियां हमें डायनासोर्स की मिलती है, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ ये कुछ ऐसा क्रिएचर एग्जिस्ट कर तो रहा था। ओके, हाँ, in fact the harder parts of organism after their death settle down and are covered by sediments and subjected to extreme pressure, temperature or earth converts them into fossil fuel। ये बेसिकली वही प्रोसेस हुई जो मैं आपको 2 बार या 3 बार अब तक रिपीट कर चुका हूँ। ओके, द प्रोसेस बीइंग रिफर्ड एज फॉसिलाइजेशन। ये 1 मार्क का एमसीक्यू हो गया है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मुझे याद है कि कोई भी वर्ड टेक्स्ट बुक में भी नहीं आया। ओके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फॉसिलाइजेशन कहते हैं। ये वही नोट्स है जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दी थी, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। ओके, क्विक रिवीजन के लिए ये रिफर करता हूं मैं इसे, बाकी डिटेल में जाना है तो टेक्स्ट बुक इज बेस्ट। अब पाजी इसके डिसएडवांटेज क्या है? फॉसिल फ्यूल के एयर पॉल्यूशन करता है, आप सभी को पता है, आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिन्यूड, ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है। ओके, सन एनर्जी, विंड एनर्जी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि those are unlimited supplies of energy। हाँ, fossil fuels reserved in the earth are limited and may get exhausted soon। बहुत ज्यादा नहीं है अर्थ के क्रस्ट में, और कुछ ही टाइम में ये सभी खत्म होने वाले हैं। ओके, हाँ, सो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। देखिए यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर भी इजी है और हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ओके, अगर आपको डिटेल थियरी पढ़नी है तो आप लेक्चर इसके रखे हुए हैं यूट्यूब पे, देख सकते हैं। ओके, हाँ, तो अब आता है थर्मल पावर प्लांट। इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ कॉल एंड पेट्रोलियम। बेसिकली क्या होता है इसमें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक स्टोरेज है जिसमें कॉल है, ये क्या है? कॉल, और नीचे से कोई एक सोर्स है जिसके थ्रू आउट आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। ओके, क्या है? सप्लाई ऑफ हीट। ओके, एंड अब क्या होगा कि हीट सप्लाई होके जो भी हीट मिलेगी वो सभी से मैं क्या पानी को गर्म करूंगा, वाटर हीटिंग। अब पानी गर्म होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर। अब ये वेपर है तो इसका कुछ अपना वेपर प्रेशर भी होगा। ओके, और ये वेपर प्रेशर के थ्रू आउट हम क्या रन कराएंगे? टरबाइन। एंड टरबाइन रन होगा तो आप सभी को पता ही है कि टरबाइन रन हुआ तो पाजी क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिसिटी बननी ही बननी है। ओके, हाँ, सो यही पे हमें फर्स्ट लाइन में कह दिया, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी from the heat produced by combustion of coal and petroleum। combustion means जो बर्निंग की प्रोसेस होती है वो। यूज ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ये जो प्रोसेस
के थ्रू आउट हमें जो मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, उसे क्या कहते हैं? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, electricity transmission is very efficient. The steam produced by burning fossil fuel, hence the turbine to produce electricity. Okay, ये जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से हम क्या रन कराते हैं? टरबाइन, एंड देन आफ्टर हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओके, सो उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर आल्सो क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स। हाउ यू डिफाइन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज which are used extensively and meet a marked portion of our energy requirement. These are फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास, ये सभी कहां पे आते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज में आते हैं। ओके, देन आफ्टर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होंगे? आर नॉट यूज्ड एक्सटेंसिवली as the conventional ones and meet our energy requirement only a limited scale. तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई बड़ी सी स्पेसशिप है और उसे मुझे टेक ऑफ करवाना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत 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 ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो तो मुझे ऐसा नहीं है कि सोलर पैनल उसके ऊपर लगा दिए तो जो सोलर एनर्जी मिलेगी उससे डायरेक्टली उतनी हीट या उतनी एनर्जी मुझे मिल जाएगी। उसके अमाउंट में जितनी एनर्जी मुझे चाहिए तो कंपल्सरीली मुझे लिक्विड फ्यूल, फॉसिल फ्यूल ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है इसीलिए। ओके, हाँ, सो ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है बेसिकली, इसके एग्जांपल क्या है वो हम देख लेते हैं। क्या है इसका एग्जांपल? सोलर एनर्जी, ओशन एनर्जी। ओशन एनर्जी में सब कुछ आ गया, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। ओके, ये सब कुछ। देन आफ्टर जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, आई बिलोंग टू दिस कैटेगरीज। These sources of energy which have been tapped with the aid of advance in technology to meet our growing energy needs are called alternative source of energy. Renewable sources of energy कौन-कौन से है? उसमें जो फर्स्ट आ रहा है वो सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी मींस सन के डिपेंडेंट जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट होती है वो सभी सोर्सेज सोलर एनर्जी के बेस में आएंगे, इंक्लूड होंगे। ओके, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। लाइट एनर्जी तो आप सभी को पता है कि डे टाइम में हम सब तक लाइट एनर्जी पहुंचती है। हीट एनर्जी, समर की सीजन में जब आप बाहर निकलते हैं तो हमें पसीना होता है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, हीट ज्यादा डिलीवर होती है अर्थ के कुछ रीजन में। ओके, हाँ, सोलर रेडिएशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ सोलर सेल। ये किसका यूज हो गया कि सोलर एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में जो आ रही है उसका आप इजीली कन्वर्जन किसमें कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं। फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट सिलिकॉन सोलर सेल। ये फोटोवोल्टिक सेल स्टैंडर्ड 12 सेमीकंडक्टर चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे। ओके, सो नो नीड टू deeply discuss this topic at this level. Then after solar cells arranged on the large flat sheet mirror solar panel, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन होगा। किसका? सोलर एनर्जी का। सोलर कुकर्स आर पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड एंड लार्ज ग्लास प्लेट ट्रैप सोलर एनर्जी। ये सोलर कुकर का पूरा कंस्ट्रक्शन हम पढ़ गए हैं। ओके, हमारे चैप्टर में ये रहा डायग्राम इसका। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी सनरेज है वो डायरेक्टली मिरर पे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे एक ग्लास रखा है जिसके थ्रू आउट सनलाइट सारी इसमें एंटर हो जाएगी बट बाहर निकल नहीं सकेगी। ओके, और ये जो कवर है वो किस टाइप का होता है? ब्लैक कलर का होता है, सो दैट इट एब्जॉर्ब मोर एंड मोर रेडिएशन। ओके, हाँ, ब्लैक कलर का रीजन ये है। और इसी की वजह से यहाँ पे जो रेस रिफ्लेक्ट होके अंदर आ जाती है और फिर बाहर नहीं निकल पाती, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ताकि टेम्परेचर जो है वो अंदर का कंटिन्यूअसली मेंटेन रह सके। ओके, हाँ,
इसके एडवांटेजेस क्या है पाजी सोलर कुकर के? सो कोई भी दिक्कत नहीं है यार, इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, ओके। रिन्यूएबल है, हाँ भाई रिन्यूएबल है क्योंकि सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। यूजेस इन रूरल एरियाज मींस कुछ ऐसे एरियाज भी है इंडिया में जहां तक अभी गैस लाइन नहीं पहुंची है, ओके, जहां तक एलपीजी सिलेंडर जो है वो डिलीवर कर पाना मुमकिन नहीं है। सो वहां पे क्या होता है कि भाई सन है, सन तो पूरे के पूरे अर्थ को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके। सो ऐसे एरिया में बेसिकली सोलर कुकर का यूज करके हम खाना बना सकते हैं, ओके। हाँ, और दूसरा आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन फूड ड्यू टू स्लो कुकिंग। हमारा जो स्टोव होता है उसमें तो क्या होता है कि हम नॉब के थ्रू आउट जो फ्लो है गैस का वो मेंटेन करता है, बट कभी हाई हो जाए तो फूड में जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स विटामिन्स जो है वो सब कुछ क्या हो जाएंगे, डीनेचुरेट हो जाएंगे, इट मींस ब्रेक हो जाएंगे। सो ब्रेक हो गए तो उसका इंपॉर्टेंस ही कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में बॉडी में जाने चाहिए। डीजेनरेट होके बॉडी में चले गए तब कुछ उसका इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, ओके। सो हमारे जो मॉडर्न स्टोव है उसमें ऐसा एक चांस है कि सभी न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, बट सोलर कुकर में कोई भी ऐसा चांस नहीं है क्योंकि वो धीरे धीरे गर्म होता है, ओके। डिसएडवांटेज क्या है पाजी इसके? Silicon cells are expensive. Solar radiation are not uniform over the earth. अगर आप पोल रीजन पे चले जाए तो वहां पे आपको इक्वेटर जितनी सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी, ओके। कैन नॉट बी यूज्ड एट नाइट। भैया आप रात में कैसे खाना पकाएंगे? अगर आपको मेरी तरह रात में खाने की इच्छा हुई, विश हुई, तो क्या कहेंगे? सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कुक एट नाइट बाय द हेल्प ऑफ सोलर कुकर, ओके। हाँ, cannot be used to make chapatis for frying as this require at temperature 140 degree Celsius more. अगर आपको चपाती बनानी है तो सोलर कुकर पे आप कहाँ पे बनाएंगे? इसके लिए तो आपको स्टोव की जरूरत पड़ेगी, ओके। सो ये सोलर कुकर के सोलर एनर्जी के बारे में स्टडी किया, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सभी स्टडी कर लिए। उसके बाद आता है पाजी विंड एनर्जी। सिंपल है, विंड मिल खड़ी कर दीजिए, जैसे ही विंड फ्लो होगी आपकी विंड मिल रन होगी, उसका कनेक्शन किसके साथ दिया है? टरबाइन के साथ। सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ओके। व्हेन लार्ज मासेस ऑफ एयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन इट रिफर्ड टू एज विंड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी गेट्स एसोसिएटेड विथ इट, रिफर्ड टू एज विंड एनर्जी। It can be converted into mechanical energy and electrical energy. Kinetic energy of wind is used as in running windmills which are used to lift water grid. Okay. अब यहाँ पे आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे विंड की काइनेटिक एनर्जी विंड मिल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। डायग्राम के थ्रू आउट आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, यहां से जैसे ही विंड ब्लो होगी तो होगा क्या? ये जो पंख है वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जैसे ही रोटेट करेंगे इसका कनेक्शन किसके साथ दिया होगा? टरबाइन के साथ, ओके। सो टरबाइन के साथ इसको कनेक्ट किया है, सो ये रोटेट हो रही है, सो टरबाइन भी क्या होगा? रोटेट होगा। सो बाजी अब तो सिंपल हो गया, अगर टरबाइन रोटेट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ओके। और आप इसको कैसा सोर्स कहेंगे? रिन्यूएबल। क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? विंड के ऊपर। सो हमें ऐसा कोई भी डर नहीं है कि अगर हवा बहना बंद हो गई तो क्या होगा, ओके। सो विंड एनर्जी के यूजेस क्या है आइए देखते हैं। इट इज यूज्ड टू ड्राइव विंड मिल्स, वाटर लिफ्टिंग पंप्स, फ्लोर मिल्स। वाटर लिफ्टिंग पंप्स आफ्टर ऑल चलते किससे? इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं ना। सो ये तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता ही है, ओके। प्रोपेलर बोट्स, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? कुछ आपने बोट ऐसी देखी है जिसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बंधा हुआ होता है बोट में, ओके। ये बेसिकली क्लोथ का होता है।
और होता क्या है कि फुल स्पीड से जैसे ही विंड ब्लो होती है तो उसका प्रेशर जो है वो यहाँ पे लगता है और बोट की मोशन होती है किसकी डायरेक्शन में, विंड की डायरेक्शन में। ओके, सो ये जो टॉपिक है उसमें ऐसा कहा है सेल बोट, इसे क्या कहते हैं, सेल। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया होता है उसे, इट इज यूज्ड टू फ्लाई इंजन, fewer airplanes and winders in the air। ये जरूरत नहीं है अभी आपको याद रखने की क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में भी नहीं है और इसके लिए थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन भी जरूरी होगा। ओके, इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक लाइटनिंग, हीटिंग एक्सेट्रा। सो वो तो आपको यहाँ पे पता चल ही गया कि विंड मिल है, अगर रोटेट करेगी तो टरबाइन इसके साथ कनेक्ट किया है, टरबाइन भी रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ओके, अब इसका एडवांटेज क्या है पाजी, इसमें आपको कहीं पे भी पोल्यूशन होता दिखाई दे रहा है? नो यार। सो वो ही फर्स्ट लिख दीजिए, क्या ये इको फ्रेंडली है और रिन्यूएबल है, दो ही है जो कि सीधे हमें दिखाई देते हैं। रिन्यूएबल मींस विंड कभी खत्म हो जाने का डर नहीं है, अगेन एंड अगेन यूज कर सकेंगे, एंड इको फ्रेंडली, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। फिर डिसएडवांटेज भी है यार, ऐसा नहीं है कि डिसएडवांटेज नहीं है। क्या डिसएडवांटेज है? विंड स्पीड डज नॉट यूनिफॉर्म। आपको याद होगा एक कंडीशन आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी है, अगर विंड मिल के थ्रू आउट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है तो विंड की मिनिमम स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर जितनी होनी चाहिए। ओके, इट्स मस्ट नेसेसरी। अगर 15 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम है विंड की तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। अब यार आपको पता चल गया कि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इको फ्रेंडली है, तो चलिए ना हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। बट यार ठहर तो सही, एक विंड मिल का मेंटेनेंस और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो नियर अबाउट 2 to 3 करोड़ है। ओके, हाँ, सो अगर तेरे पास इतने पैसे है तो तू इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज कर सकता है। आउटपुट इज लेस एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। अब आप ही देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि जो विंड का फ्लो है वो कंटिन्यूअसली मिलेगा या फुल स्पीड से मिलेगा। जब तक विंड फ्लो हो रही है तब तक आपका पूरा का पूरा जो प्लांट है उसका इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा। बट विंड फ्लो होना बंद हो गई तब क्या करेगा तू? ओके, सो तब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब चलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट पे, जो कि हाइड्रो एनर्जी भी कह सकते हैं आप। इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। When the water flowing in the river is stored in a high resist dam and allowed to fall on the top of from the top of dam, the water rushes down with a great force। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है वो सभी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, एंड which can be utilized to drive large water। यहाँ पे टरबाइन नहीं आएगा, टरबाइन आएगा। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ जाना। These turbines are connected with electric generators। टरबाइंस रन होंगे जिसका कनेक्शन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के साथ है। सो पाजी क्या होगा? Yes, electric current will be definitely produced। Okay, the electricity generated in this process is termed as hydroelectricity because it is generated from the water, and the term which is used for water usually is hydro। Hydro means something related to water। Okay, in fact this process involves transference of potential energy of water into kinetic energy and then into electrical energy। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर पूछे कि हाइड्रो पावर प्लांट में पहले तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है वो सभी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एंड देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी जो है वो टरबाइन के थ्रू आउट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इट इज अ क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। पॉल्यूशन तो कुछ होगा ही नहीं। ओके, सो इसीलिए क्लीन है एंड पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन पॉल्यूटिंग है। ओके, हाँ, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट वाटर फ्लोइंग इन द हाई एल्टीट्यूड। They stored water as a lot of potential energy। बड़े बड़े डैम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे नर्मदा डैम की बात करें तो उसमें ग्रेट हाइट पे, बहुत ज्यादा हाइट पे पानी स्टोर किया होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। वो सभी पानी जब टरबाइन पे आ जाएगा तो क्या होगा? सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो
सो ये बेसिकली इसका इसका कंस्ट्रक्शन है जो कि हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद क्या आता है आइए देखते हैं इसकी डायग्राम के थ्रू आउट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि क्या है, सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे एक वाटर रिजर्वेयर है जिसमें वाटर स्टोर किया हुआ है। ये सभी वाटर एक गेट के थ्रू आउट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है फुल स्पीड से। यहाँ पे क्या है, टरबाइन कनेक्ट किया है। ये वाटर क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा, और टरबाइन रोटेट होगा तो इसका कनेक्शन जनरेटर के साथ है। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हमें। ओके हाँ, और फिर से ये वाटर रिवर में चला जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है, रीडली एबंडेंट अवेलेबल एवरीवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई पानी सभी जगह पे अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि पहले आपको पानी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। देन आफ्टर इको फ्रेंडली है, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। ओके, एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिन्यूएबल है क्योंकि ये पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। पानी को एनवायरमेंट में ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाने का डर है क्योंकि बारिश तो होती ही रहती है। ओके, रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टेबल सोर्स, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी as it does not involve any costly investment। अब देखिए आपने पहले से डैम तो बना ही रखा है, उसके बाद आपको सिर्फ कनेक्ट क्या करना है, जनरेटर और टरबाइन। अगर आपको डैम भी कंस्ट्रक्ट नहीं करना है तो क्या करिए, टरबाइन और जनरेटर को कोई बड़े से स्प्रिंग मीन्स इन सिंपल वर्ड्स गुजराती झरना, कोई झरने के नीचे रख दीजिए तो क्या होगा, झरने के ऊपर से जो पानी आ रहा है वो सारा का सारा पानी टरबाइन पे आएगा एंड काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी इजीली। ओके, सो ये पूरी की पूरी डिस्कशन हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में थी। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। यस, अगर आप कहेंगे कि एक बार आपने बताया कि कोई भी कॉस्टली नहीं है ज्यादा, बट अगर आप डैम को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तब ये कॉस्टली हो जाएगा। ओके, डैम्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ऑल रिवर साइड्स। कुछ रिवर साइड्स ऐसी होती है जहां पे डैम कंस्ट्रक्ट कर पाना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि वहां पे पानी का फ्लो ही इतना होता है। ओके, large areas of human inhabitation and agriculture fields get submerged and then after people face social and environmental problems। अगर आपने पूरा का पूरा पानी है वो इसी प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लिया तो ऐसा लोग जो इस रिवर के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है वो सभी क्या करेंगे, उसका तो पानी का सोर्स खत्म हो जाएगा ना, नहीं मिलेगा पानी। ओके हाँ, Then after geothermal energy आ रहा है, क्या है इसका सिंपल फंडा, geothermal energy is the heat of the earth and is naturally occurring thermal energy found within the rock formation and fluids held within those formation। Energy harnessed from the heat of the sun called geothermal। Geo means earth, thermal means in the form of heat, and energy means simple energy। Magma is formed when this heat melts the rock। मैग्मा की वजह से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो पिघल जाते हैं। The rocks and hot gases are called magma। This magma gets collected at some depths below the earth's surface। These places are called hot spot। जहां से नेचुरली जमीन में से हमें हीट मिलती है उसे कहते हैं हॉट स्पॉट। ओके, व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ दिस हॉट स्पॉट, इनका टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है, वाटर जैसे ही इनके कांटेक्ट में आएगा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इट चेंजेस इनटू स्टीम। सर्टेन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो गया हाई वाटर का तो क्या होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, विच कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। स्टीम डेवलप हो रही है, उसका अपना कुछ प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, जिसकी वजह से आप टरबाइन रन कराएंगे और टरबाइन रन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो होगी ही। ओके, आइए अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। सिंपल है यार, क्या, रिन्यूएबल एंड इनएक्सपेंसिव। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, ओनली अ फ्यू साइट्स आर अवेलेबल फॉर हार्नेसिंग एनर्जी। अब इंडिया की बात कर लीजिए, क्या आपको कोई हॉटस्पॉट देखने को मिलता है? यस, बट बहुत ही कम जगह पे है। ओके हाँ, जो हमारा जनरल सोर्स है जो हम एनर्जी के रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं वो वुड है। सो वुड की जितनी एबंडेंस है उतनी हॉटस्पॉट की एबंडेंस नहीं है। ओके हाँ, सो ऐसी कंडीशन है। अब आइए ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं।
ओके, सो यहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी में आप देख सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, क्योंकि अर्थ की जो सरफेस है वो नियर अबाउट 71% किससे कवर है, ओशन से। ओके, सो ओशन थर्मल एनर्जी हम किस फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं, सो उसके डिफरेंट वे है। फर्स्ट आ रहा है ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ये ओशन है, ओके, और उसका जो सरफेस होता है, सरफेस एरिया, हियर इज अ सरफेस ऑफ ओशन, एंड ये जो होता है डीपर सेक्शन, डीपर सरफेस, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ओके, क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो अपर सरफेस है वो डायरेक्टली सन के हीट में कांटेक्ट में होती है कंपेयर टू दिस लोअर सरफेस। ओके, सो इसकी वजह से होता क्या है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है और लोअर स्टैंडर्ड में आप जब जाते हैं, लोअर लेवल में, तो टेम्परेचर कम होता जाता है। और अगर आप कोई ऐसी अरेंजमेंट करते हैं यहाँ से कोई पाइप पास करके जिसमें से कैसा मटेरियल हो, वॉलेटाइल मटेरियल हो, कैसा, वॉलेटाइल, ओके, तब क्या होगा, यहाँ पे ये मटेरियल जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होगा तब इसका जो टेम्परेचर है सराउंडिंग वाटर का वो तो ज्यादा है कंपेयर टू दिस लिक्विड, सो वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उस वेपर के प्रेशर से आप टरबाइन को रन करके इलेक्ट्रिसिटी इजीली डेवलप कर सकते हैं। ओके, अगर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस लेक्चर, इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ओके, हाँ, देन आफ्टर आ रहा है ओशन थर्मल एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी में एक इंपॉर्टेंट थिंग ऐसा है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है अपर सरफेस एंड डीपर सेक्शन में जब आप जाते हैं वो कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। ओके, इट्स मस्ट नेसेसरी। 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो क्या होगा, जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है ओशन टाइडल एनर्जी। ये टाइडल एनर्जी का मीनिंग क्या है, हम सभी को पता है कि ओशन में हाई टाइड एंड लो टाइड होती है। ओके, राइज ऑफ ओशन वाटर ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून इसका रीजन है, referred to as high tide, and fall down fall as low tide. Enormous amount enormous movement water due to high and low tide. पप्पा जी यहाँ पे ये समंदर है, जैसे ही पानी सारा आगे आएगा तो इसकी मूवमेंट होगी, जैसे ही पानी पीछे जाएगा तब भी ज्यादा मूवमेंट होगी। अगर मैंने यहाँ पे टरबाइन रख दिए हैं तो क्या होगा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर सभी टरबाइन रन होंगे। ओके, अगर टरबाइन रन होंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हमें। ओके, प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज ओशन टाइडल एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड बाय कंस्ट्रक्शन टाइडल बैरेज और डैम। ओके, इसका सिंपल फंडा लास्ट में तो टरबाइन पे जाके ही रुकता है। ओके, उसके बाद जो आ रहा है वो सी वेव एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना उसके प्रिंसिपल के बेस पे ही है। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम हाई स्पीड सी वेव्स रिफर्ड टू सी वेव एनर्जी। जब भी कोई सुनामी आने वाला होता है समंदर में तब बड़ी बड़ी लहरें समंदर में उठने लगती है जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। ओके, सी वेव्स हैव लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गए ना एसोसिएटेड विद देम व्हिच कैन बी यूज्ड टू ड्राइव डायनेमोस व्हिच कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे जो डायनेमो है वो टरबाइन जैसी कंस्ट्रक्शन रखते हैं। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन किसके जैसा होता है, टरबाइन जैसा होता है, सिमिलर टू टरबाइन। ओके, जो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में रिफर कर देते हैं। देन आफ्टर एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर ड्यूटेरियम ऑफ ओशन, ये आपको कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये पीडीएफ जब सेंड की थी तब मैंने आपको कहा था कि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, और क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो इसके ऊपर डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। किसी को इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ओके, हाँ,
सो देन आफ्टर क्या आ रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी फ्रॉम सेलिनिटी ग्रेडियंट इंसीज। ये टॉपिक भी कोई भी जरूरत नहीं है इसको आपको करने की, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। एनर्जी फ्रॉम सी वेजिटेशन, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। देन आफ्टर हमारा जो पॉइंट मुद्दे का आता है वो है बायोमास। किसे कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं बायोमास को? बायोमास इज डिफाइंड एज लिविंग मैटर और इट्स रेसिड्यू इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोई भी प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो उसका जो वुड है, ट्री ट्रंक, उसे क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। ओके, हाँ, क्योंकि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस की एक आफ्टर ऑल प्रोडक्ट है। यहाँ पे आ गया ना, न्यू प्लांट ग्रोथ विच इज इंक्लूडेड इन बायोमास। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, रेसिड्यू, ये सभी बायोमास में ही आते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसकी प्रोडक्ट के फॉर्म में ही सभी डेवलप होते हैं। कार्बोनेशियस वेस्ट लाइक सीवेज, गार्बेज, नाइट सॉइल। गार्बेज मीन्स, सीवेज मीन्स जो हमारा डर्टी वाटर होता है वो सभी सीवेज में आता है। गार्बेज मीन्स कोई भी ऐसा डंप टाइप जिसे हम कचरा कहते हैं। ओके, देन आफ्टर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक एफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो अपने वेस्टेज के तौर पर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालती है, वो सभी किस में आएंगे? बायोमास में आएंगे। उसके बाद जो आ रहा है वो क्या है? बायोगैस प्लांट। इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। उसके बाद जो आ रहा है वो बायोगैस के कंपोनेंट क्या होते हैं? गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डीकंपोजिशन। सो बायोगैस प्लांट में ये उसका पूरा का पूरा डायग्राम है कि कैसे उसका प्लांट का कंस्ट्रक्शन होता है। ओके, और बायोगैस प्लांट है उसमें किस टाइप की प्रोसेस के थ्रू आउट बायोगैस प्रोड्यूस होता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इट्स अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन in which oxygen is absent, O2 is absent. Okay, O2 प्रेजेंट नहीं होता है। इस टाइप के जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, उसे क्या कहते हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, and the main component, major component of biogas is methane, major component of biogas. Okay, ये याद रखना है आपको। बायोगैस प्लांट, एनिमल डंक, सीवेज, क्रॉप रेसिड्यू, वेजिटेबल वेस्ट, पॉल्यूटरी ड्रॉपिंग, इन सभी को क्या करना है कि आपको इस डाइजेस्टर टैंक में डाल देना है। ओके, हाँ, और फिर सब कुछ ढक देना है 1 महीने 2 महीने तक, तब जाके उसमें आपको क्या प्रोड्यूस होता दिखेगा? गैस मिलेगा, बायोगैस, जिसको आप एक पाइप के थ्रू आउटलेट लेके कुकिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आता है उसके एडवांटेज क्या है बायोगैस के? सो क्या एडवांटेज है आइए देखते हैं बायोगैस प्लांट के। Biogas plant is quite simple, can easily be built in rural areas. Rural areas means ऐसे areas जहाँ पे गैस कनेक्शन अभी तक नहीं पहुंचे, LPG सिलेंडर्स की डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, ऐसे areas. Okay, a small plant using dung from 3 to 4 heads of cattle is capable supplying biogas for 6 hours daily for cooking. कुछ ये अमाउंट दिया है आपको कि अगर आप इतने एरिया में बायोगैस प्लांट को डेवलप करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है वो पर डे 6 आवर कुकिंग के लिए आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उतना गैस इसमें से मिल जाएगा। बायोगैस इज अ क्लीन फ्यूल दैट बर्न्स विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो ऐश। अब आप देखिए, पेट्रोलियम है या वुड है, इन सभी को आप बर्न करते हैं तो काला धुआं निकलता है, और अगर आप वुड को बर्न कर रहे हैं तो लास्ट में कुछ रेसिड्यू रह जाएंगे जिसे वुड कॉल कहते हैं। ओके, बट बायोगैस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, वो क्लीन फ्यूल है, completely burn हो जाता है। ओके, the main constituent of biogas is ethane has higher calorific value that of petrol. Yes, ये एक important point है। ओके, the spent slurry being used rich in nitrogen and phosphorus is good manure. ऐसा नहीं है कि बायोगैस प्रोड्यूस हो गया उसके बाद ये जो
रेसिड्यू बचे, उसका भी अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस उसमें होते हैं जो मैन्योर के तौर पर यूज कर सकते हैं आप। बाय बायोगैस फायरवुड इज सेव्ड एंड डिफॉरेस्टेशन इज रिड्यूस्ड। हम क्या करते हैं अपनी एनर्जी की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए रूरल एरियाज में अगर आप रहते हैं तो पेड़ की लकड़ियों को काट के अपना फूड जो है वो कुक करते हैं, फिर खत्म हो गई तो फिर से पेड़ की लकड़ियों को काट दिया। इस तरह से क्या होता है कि पेड़ डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, इट मींस डिफॉरेस्टेशन होने लगता है। ओके, बट अगर आप बायोगैस यूज कर रहे हैं तो ये एक बड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि डिफॉरेस्टेशन होने से बच जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस क्या है पाजी? बायोगैस मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25% एंड कुछ अदर गैसेस भी होते हैं। ओके, जिसकी जरूरत नहीं है मेमोराइज करने की। उसके बाद आ रहा है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली दो प्रोसेस होती है न्यूक्लियर एनर्जी में। कौन कौन सी आप सभी को पता है? न्यूक्लियर फिजन, दूसरी क्या आती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आउट आपके सिलेबस में थोड़ी सी डिस्कशन दी है जो हम करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस के बारे में आपके सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, आई थिंक कुछ भी नहीं दिया है। ओके, सो उसको हम अभी डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे। सो आइए चलते हैं पहले न्यूक्लियर फिशन की बात करते हैं। A reaction in which the nucleus of atom undergoes a change to form a new atom and release enormous amount of energy is called nuclear energy. There are two distinct ways of obtaining nuclear energy. First is fission and another one is fusion. Here the word fission indicate breaking. Okay. And here the word fusion indicates merging. Yes, energy released when some changes take place in nucleus of atom of a substance is called nuclear energy. It is used for heat generation, fuel for marine vessels. इसका एडवांटेज क्या है? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू डेप्लेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि फॉसिल फ्यूल खत्म होता जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को उसके ऑप्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा दूसरा एडवांटेज क्या है? फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, अगर मैं बात करूं कि आप 100 ग्राम चारकोल ले लीजिए एंड 100 ग्राम यूरेनियम ले लीजिए। ओके, हाँ, दोनों को आप कुछ प्रोसेस के थ्रू पास करेंगे तो आपको जो एनर्जी का आउटपुट मिलेगा, फॉर एग्जांपल यूरेनियम में E2 है एंड इसमें E1 है, सो E2 मच ग्रेटर देन E1। ओके, ये जो साइन है इसे क्या बोलते हैं? मोर ग्रेटर देन या मच ग्रेटर देन। यस, सो ये न्यूक्लियर एनर्जी का एडवांटेज है कि उसमें जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, सो ये इसका एक एडवांटेज है जो कि हमने स्टडी कर लिया। डिसएडवांटेज क्या है भाई? रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट लीकेज। अगर न्यूक्लियर वेस्ट लीक हो गया तो उसमें बहुत सारे हैजार्डस रेज निकलते हैं। ओके, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, जो कि कैंसर कर सकते हैं हमारे बॉडी में। हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप न्यूक्लियर प्लांट
अब आपको लालच आ जाएगी कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फ्यूल को लेना है और बहुत 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 ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन मिल रहा है, सो ऐसे ही करना चाहिए ना, ऐसे ही एनर्जी का प्रोडक्शन करना चाहिए, बट इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। ओके, हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप करना, पूरी की पूरी सिस्टम डेवलप करना, फिर जाके एनर्जी मिलती है। पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो न्यूक्लियर वेस्ट मिलता है उसको अगर आप एनवायरनमेंट में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो एनवायरनमेंट को बहुत बहुत ज्यादा पोल्यूटेड कर देता है। ओके, जिसकी एग्जांपल अगर आपको देना है तो हिरोशिमा एंड नागासाकी का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि उसमें नियर अबाउट 1945 में जो अमेरिका ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे, वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक करके, उसकी इफेक्ट आज तक देखने को मिल रही है। ओके, वहां पे जो ऐसे आज की तारीख में भी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं कि जिसके पैर नहीं होते, जिसके कान नहीं होते। ओके, सो इसकी हैजार्डस इफेक्ट आप सोच भी नहीं सकते कि कहां तक होती है। एनवायरमेंटल consequences ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी, भाई पाजी हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो डे टू डे इंक्रीज होती जा रही है, सो हमें कैसे मॉडिफिकेशन करने चाहिए हमारे जो करंट सोर्सेज है एनर्जी के, उसमें कि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो सके। ओके, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस एसिड रेन एंड damages plants, soil and aquatic life। देखिए, अब जितने एनर्जी के सोर्सेज है, जितने उसके एडवांटेज है उसके उतने ही डिसएडवांटेजेस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें तो हम ऑटोमोबाइल व्हीकल में फॉसिल फ्यूल डाल के उसे चलाते हैं, बट साइलेंसर में से जो भी स्मोक निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये सभी गैसेस बहुत ही ज्यादा हैजार्डस है। ओके, जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, burning of fossil fuel is increasing the amount of greenhouse gases like carbon dioxide, okay, in atmosphere। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, आप 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर गए हैं कि सनलाइट अर्थ पे आती तो है बट रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस मौजूद है वो इसको स्टोर कर लेता है और वापस रिफ्लेक्ट होके अर्थ की सरफेस पे आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ओके, the construction of hydropower plants disturbing ecological balance। yes, ये तो है ही। हाइड्रो पावर प्लांट को डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जगह पे, कहीं ना कहीं पे डैम का कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो उसकी वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई रिवर जा रही है, ओके, आगे जाके मैंने यहाँ पे डैम का कंस्ट्रक्शन कर दिया तो यहाँ पे तो पानी जाना बंद हो जाएगा। सो यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो तो सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, सो इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर इंक्रीजिंग रेडियो एक्टिविटी इन द एनवायरनमेंट। रेडियो एक्टिविटी मींस कुछ ऐसे एलिमेंट जो अपने अंदर से अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, जो कि रेडियो एक्टिव रेज है और बहुत ही हैजार्डस है। Here is a basic difference in nuclear fission process and nuclear fission process. It involves breaking of heavy nucleus into lighter nuclei. It involves binding of nuclei. इसका simple example क्या है, सन। ओके, इस प्रोसेस का, जिसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस होते हैं 1H1, here is also 1H1, दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है 2He4 और रिलीज क्या होता है, प्लस एनर्जी मिलती है हमें। ओके, हाँ, it carried out by the bombardment of neutrons over a heavy nucleus। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेना है या कोई अदर पार्टिकल्स नहीं लेना है, बॉम्बार्डमेंट किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। ओके, इट्स कैरिड आउट बाय हीटिंग एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब जाके दो न्यूक्लियस जो है वो कंबाइन होते हैं। ओके, हाँ, इट्स अ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मीनिंग क्या करना है, यहाँ पे कोई एक हैवी न्यूक्लियस है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया, ये न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया, ये
दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, यहां से फिर एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ जो क्या करेगा, दो दूसरे लाइटर न्यूक्लियाई उन्हें ब्रेक करेगा। सो बनेगा क्या, 4 लाइटर न्यूक्लियाई बनेंगे। फिर 4 में से क्या होगा, आगे जाके 8 लाइटर न्यूक्लियाई बनेंगे। ओके, सो ऐसे क्या होता है, 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8, ऐसी एक चेन रिएक्शन होती है। ओके, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में। हाँ, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, इट्स नॉट अ चेन रिएक्शन, ऐसे चेन रिएक्शन नहीं होती। इसका रीजन डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको अपने लेक्चर में बता दिया है। ओके, एंड वैसे भी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है जो कि आपको इसमें इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है वो कैसी है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है। इसमें अगर आप ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है तो उसमें न्यूट्रॉन रॉड्स, ग्रेफाइट के जो रॉड्स होते हैं उसको इनवर्ट डायरेक्शन में ले जाए तो वो क्या करता है, न्यूट्रॉन्स जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रोसेस का रेट होता है वो अपने आप डिक्रीज हो जाता है। प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड फिजन प्रोडक्ट्स आर हैजार्डस। ओके, क्योंकि उसमें से बहुत सारे रेज का एमिशन होता है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, जो कि बहुत ही हैजार्डस है। इट इज अनकंट्रोल्ड प्रोसेस, इसीलिए तो सन इसका एग्जांपल है क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली एनर्जी का प्रोडक्शन होते जा रहा है। इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन न्यूक्लियर फिजन। आप देख सकते हैं कि फिजन प्रोसेस हम न्यूक्लियर रिएक्टर में अर्थ में करते हैं और सन फ्यूजन प्रोसेस स्पेस में करता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से करता आ रहा है। ओके, हाँ, इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। यस, इसका रीजन नो नीड टू नेसेसरी एट योर लेवल। सो ये पूरा का पूरा सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर हो गया जो कि हमने रिवाइज कर लिया। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो उसकी डिफिकल्टी आप मुझे मैसेज में भेज दीजिए। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, मिलता है नए लेक्चर में एक नए चैप्टर के रिवीजन के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।